22 अप्रैल 2025 कश्मीर की एक प्यारी सी वादी जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, वहां अचानक मौत ने दस्तक दे दी। बेसारन वैली, जिसे अपन मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जो कि पहलगाम से 5 किलोमीटर ऊपर ही हो पड़ती है सिर्फ। वहां पर कुछ टेररिस्ट आए और जो आम लोग थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं था किसी से, ना वो आर्मी से थे ना वो लोकल थे, जो सिर्फ नॉर्मल टूरिस्ट थे, उनसे सिर्फ ये पूछकर कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, अगर तू हिंदू है तो तुरंत गोली चला दी। आप सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर बीती क्या है, क्योंकि सिर्फ 27 लाशें नहीं है, सिर्फ 27 लोग नहीं मरे हैं। उन सबकी अपनी एक कहानी थी। कोई एक मिलिट्री ऑफिसर था, किसी की अभी 16 तारीख को शादी हुई थी, कोई यूएस से आया था अपनी पार्टनर के साथ घूमने के लिए, कोई अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर था। इन सब की अलग-अलग स्टोरी थी, वो अपनी स्टोरी के हीरो थे। लेकिन आतंकवाद ने, एक गलत सोच ने, एक गलत आइडियोलॉजी ने इन सब का एंड कर दिया। हम सिर्फ इसके ऊपर सैड हो सकते हैं, अपना रिएक्शन दे सकते हैं, गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, बट रियल में जिनके साथ ये बीती है, जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, आप सोचो, आप किसी के साथ जा रहे हो और वो नहीं आए और आप वापस लौट रहे हो। अब रियल मानो आपके दिल पर क्या बीतेगी, आप उनकी जगह अज्यूम करके आप एक बार देखो खुद को। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है सिर्फ एक गलत सोच की वजह से, आतंकवाद जिसने पूरी दुनिया को खत्म कर रखा है। 22 अप्रैल को ये घटना हुई और ये सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं है, ये हमारे दिल पर, हमारे जो देश है उस पर जख्म है एक थोड़ा। उस टेररिस्ट अटैक के टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आउट ऑफ इंडिया थे। जैसे ही पता चला, उन्होंने अपनी जो ट्रिप है वो के बीच में ही रखी और इंडिया वापस आए एंड सीएसएस की एक मीटिंग बुलाई। सीएसएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उनकी एक मीटिंग थी। लंबी मीटिंग हुई, अप्रोक्स 2.5 घंटे की मीटिंग थी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह है, जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और होम, डिफेंस, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो सेक्रेटरीज है वो शामिल थे उसमें। अब मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि इस बार ना, जो करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट अभी के अभी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो सके। तो मीटिंग के तुरंत बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री ने 5 बड़े अनाउंस किए हैं। 5 बड़े अनाउंस कौन-कौन से हैं? द फर्स्ट अनाउंसमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने की है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। यानी अब जो इंडिया है वो ट्रीटी के रूल्स को नहीं मानता। सेकंड, जो अटारी वाघा बॉर्डर है ना, चेक पोस्ट है, उसे अब जो है टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है। यानी कि वहां से अब कोई ट्रेन नहीं होगा, वहां से कोई आ जा नहीं सकता। थर्ड, जितने भी लोग जो सार्क वीजा पे इंडिया में थे ना, उनको साफ-साफ बोला गया है कि 48 घंटे के अंदर हमारा देश है वो खाली कर दो, किसी भी कंडीशन पर। फोर्थ वन इज, जितने भी पाकिस्तान के हाई कमीशन के लोग हैं ना, डिफेंस हो गया, नेवल हो गया, फिर एयर एडवाइजर जो भी है, उनको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया है। पर्सन नॉन ग्रेटा यानी कि आप मान सकते हो कि उनको कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री में आपका अनवेलकम है, आप यहाँ से जा सकते हो जल्दी से जल्दी। फिफ्थ एक्शन ये है कि दोनों देशों के जो भी हाई कमीशन है उसमें जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है ना, उनकी संख्या जो पहले तो 55 थी, बट अभी उन्हें रिड्यूस कर 30 कर दिया गया है। अब ये जो एक्शन है ना, आप ये मत समझो कि सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन है। ये मैसेज है पाकिस्तान को कि आपने जो करना था वो कर लिया। बहुत घिनौनी हरकत की है आपने। हम सब जानते हैं कि लश्कर तैयबा का जो ऑपरेंट है टीआरएफ नाम से, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी लेना ऐसे नहीं कोई अच्छा काम किया आपने जिम्मेदारी ले ली। पाकिस्तान ने इस फ्रंट को पूरा सपोर्ट किया है। लश्कर तैयबा, हम सब जानते हैं पाकिस्तान किस तरह सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई, सारी एजेंसी, जो भी पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी है, पाकिस्तान की सारी एजेंसी आतंकवाद को पूरा समर्थन करती है। तो इसके लिए इंडिया ने ये जो है एक्शन लिया है। अब इसमें सबसे बड़ा एक्शन है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, आज ना अपन इसी पूरे टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिर क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। सेकंड, अगर इसको सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान पे क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो सकता है। आपको आइडिया नहीं हुआ कि सिर्फ इसकी वजह से पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 20% तक डाउन जा सकती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो सिर्फ इसी की वजह से जो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है वो 2% यानी कि 2000 पॉइंट से नीचे जा चुका है। इतना बड़ा इंपैक्ट आ चुका है सिर्फ एक चेंजेस की वजह से इंडिया का। तब अपन ये भी जानेंगे कि इस जो सस्पेंड इंडिया ने किया है, इससे इंडिया पर भी कोई इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सारी बातें अपन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता समझाने के लिए मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूंगा। 1947, आप सबको पता है इंडिया पाक अलग हुए थे, अलग सिर्फ बॉर्डर हुए थे, अलग सिर्फ लोग हुए थे। आप सब कुछ अलग कर सकते हो, बट आप नदियों को कैसे अलग करोगे? नदियां जहां पहले बह रही थी अभी भी वहीं बहती है।
आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, उनकी एक धारा होती है, आप उन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते। बट उससे पहले कि मैं हिस्ट्री में थोड़ा और आगे जाऊँ, आप एक बार ज्योग्राफी समझो। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको जितनी भी रिवर्स शो हो रही है वो इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स। फर्स्ट वन इज इंडस, जो कि इसकी मेजर रिवर है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है ये, और काफ़ी लॉन्ग ये इंडिया में फ्लो करती है। देन पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये इंडस रिवर। सेकंड झेलम, अपना श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है। थर्ड इज चेनाब, जम्मू उसी पर बसा हुआ है। फोर्थ वन इज रावी, पाकिस्तान की एक बड़ी सिटी लाहौर इस पर बेस्ड है, इस पर बसी हुई, सॉरी। देन सतलज, इस पर भाखड़ा नांगल डैम बना है। तो आप इन सारी नदियों से वाकिफ हो, बट द पॉइंट इज के सारी नदियां इंडस रिवर सिस्टम की नदियां हैं, यानी कि सिंधु की सारी सहायक नदियां हैं। आपको थोड़ा और डीप में समझाऊं कि ये सारी नदियां तो दोनों देश है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की लाइफलाइन है, क्योंकि एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर सब कुछ इस पर डिपेंड है। अपन मान सकते हैं कि इंडिया पर तो इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी काफ़ी नदियाँ हैं, बट पाकिस्तान की मेजर नदियाँ यही है। अगर मान लो यहाँ से ये सारा पानी पाकिस्तान में जाए नहीं, ये पानी इस साइड आने लग जाए, राजस्थान में आने लग जाए, या फिर गुजरात में जाए, हरियाणा में जाए, यूपी में जाए, अगर ये पानी इस साइड आने चल लग जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो सकती है। कैसे डाउन हो सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। बट यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नदियाँ पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है, अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1947 इंडिया और पाक अलग हुए, दो अलग देश बने। अब दो अलग देश तो बन गए, लेकिन जो नदियाँ पहले बह रही थी उन्हें नहीं पता कि दो देश बन चुके हैं, वो अभी भी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नदियाँ जैसे बह रही है उन्हें बहने दो, उन वो जैसा फ्लो कर रही है उन्हें करने दो। अब आपको लगेगा कि यार पाकिस्तानी गलत का है, बट मेरी बात सुनो आप। नदियाँ हमारे इलाके से बह रही है, हमें पहले पानी की नीड है, हम पूरी करेंगे ना। अगर पानी बचा तो आपको दे देंगे, हमारी मर्जी है कितना भी पानी दे। इनफैक्ट 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर पंजाब वाले एरिया में ना कैनल बना दी, और जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था ना उसे रोक लिया। अब पाकिस्तान को टेंशन तो हुई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के पास सीवर्स का सोर्स तो है, लेकिन पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा हमें है। तो आप समझो कि तनाव काफ़ी बढ़ने लगा, क्योंकि इंडिया का रोल सिंपल था, इंडिया कहना था कि हमारा पानी है, हमारी ज़मीन से निकलता है, हम चाहे कैसे भी यूज़ करें। बट पाकिस्तान का था कि हमें गारंटेड पानी चाहिए, हम इसके बिना हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी जो खेती स्पेशली पंजाब वाले रीजन में, ये जो पंजाब वाला इनका एरिया है, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो एग्रीकल्चर है उनका पूरा का पूरा, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, टेंशन थी। एक तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो आपको लग रहा है नॉर्मल इश्यू है, नॉर्मल इश्यू नहीं था। दोनों एक समझौते पर नहीं आ पा रहे थे कि कितना पानी किसको यूज़ करना चाहिए, कोई रूल नहीं था, दोनों रूल नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पर जो है जिन्ना की डेथ हो जाती है, आप सबको पता है, हम सब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, और जो लियाकत अली खान है वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब दोनों देशों के बीच ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसे अपन एक वाटर वॉर कह सकते हैं। इतना बड़ा वॉर कि पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर होने वाली है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर जब पाकिस्तान भूखा मरेगा, तो यानी कि इसको उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वॉर तो करेगा ही। तो ये वॉर काफ़ी बड़ी थी और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता था। तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। तो यहाँ पर एक बीच में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम था यूजिन रॉबर्ट ब्लेक। कौन थे यूजिन रॉबर्ट ब्लेक? ये वर्ल्ड बैंक के 3rd प्रेज़िडेंट थे। यहाँ पर ना वर्ल्ड बैंक का थोड़ा एक बड़ा रोल है, तो 1 मिनट के अंदर थोड़ा वर्ल्ड बैंक को जानते हैं कि आखिर ये क्या था, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? तो वर्ल्ड बैंक एक आप मान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है ना उनको लोन देता है, ताकि वहाँ पर जो है ग्रोथ हो सके, रूल्स है वो अच्छे चल सके, प्रोजेक्ट्स बन सके, ठीक है? और जो ग्लोबल यूनिटी है उसको भी ये लेकर चलता है, काफ़ी इसमें कंट्रीज़ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हुआ था। बट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब वर्ल्ड बैंक बना ना, तो इंडिया तो इसका पार्ट था, बट पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान इसका पार्ट बना 1950 में। तो आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो समझो कि 1950 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन चुका है, और जो इंडिया वो 1946 से इसका पार्ट था ही। तो दोनों कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप हमारे पास आओ, कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों को वॉर नहीं करनी, जो भी इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, जो भी रियल सॉल्यूशन होगा वो निकालेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान गई वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक क्या हम सब जानते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको लोन्स देता है, उनकी प्रोग्रेस का ध्यान रखता है और ग्लोबल यूनिटी की बात करता है। तो यहाँ पर आप ना टाइमलाइन को देखो, 1951 में दोनों कंट्रीज़ गई थी वर्ल्ड बैंक के पास। अब 1952 से वर्ल्ड बैंक ने रियल काम स्टार्ट किया, और 1952 से लेकर
ये डेट देखो आप, 19 सितंबर 1960, यानी कि 8 साल बाद यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कराची में। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, तो आपको पता होगा कि जो 19 सितंबर का दिन है ना, कोई नॉर्मल दिन नहीं है। पहली बार था जब 1947 के बाद, यानी कि 13 साल बाद, इंडिया और पाकिस्तान एक नॉर्मल टेबल पे बैठे थे। क्यों? सिर्फ एक समझौता करने के लिए, पानी का समझौता करने के लिए। दोनों पहली बार शांति से एक टेबल पर बैठे थे। आप देख सकते हो, आपके सामने एक हिस्टोरिकल इमेज है जिस पर टेबल पर 3 फ्लैग्स रखे हुए हैं। एक इंडिया का फ्लैग है, हमारा तिरंगा, सेकंड पाकिस्तान का, थर्ड जो वर्ल्ड बैंक है उसका फ्लैग है। अब इंडिया की साइड से आप सब जानते हो, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, सफ़ेद धोती कुर्ता चश्मा लगाया हुआ, ऊपर आप देखो नेहरू कैप उन्होंने पहन रखी है, वो बैठे हैं। बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर आयूब खान बैठे हैं। आयूब खान कौन थे? उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आयूब खान। तो यहाँ पर नेहरू पेन उठाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं 1 सेकंड के लिए, आंखें बंद करते हैं, फिर साइन कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जो आयूब खान है वो भी साइन कर देते हैं। इट मीन्स मैं आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाना चाह रहा हूँ कि 9 साल की बातचीत के बाद और 13 साल की लड़ाई के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई। संधि में क्या बातें थी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस संधि को करने में मेन रोल किसका था? हम सबको पता वर्ल्ड बैंक का था। बट वर्ल्ड बैंक के साथ ही साथ जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वेस्ट जर्मनी है, न्यूजीलैंड है और जो यूके यूनाइटेड किंगडम, उनका भी इसमें रोल था। सारी कंट्रीज मिली थी। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, तो ये सारी कंट्रीज साथ आई, उन्होंने ग्लोबल एफर्ट दिया एक ऐसे मसले को सुलझाने के लिए जो कि सिर्फ इंडिया और पाक का मसला नहीं है, वो साउथ एशिया का एक बड़ा मसला है। अब आते हैं उस मेन क्वेश्चन पर कि आखिर इस संधि में बात क्या हुई थी। देखो सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियों के बारे में बताया था। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदियां हैं। अब इसमें से जो ऊपर वाली नदियां हैं उन्हें अपन कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में फ्लो करती है। ठीक है, कौन कौन सी है? इंडस, झेलम, चिनाब। जो 3 नदियां हैं इस साइड की, उसे अपन कहते हैं ईस्टर्न रिवर्स। रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। तो आप पहला तो ये मान सकते हो कि संधि में ये हुआ कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं उसे अपन कहेंगे वेस्टर्न रिवर्स, और जो नीचे वाली 3 नदियां हैं उसे अपन कहेंगे ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं। ईस्टर्न रिवर्स यानी कि जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसमें इस ट्रीटी में कहा गया है कि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है इंडिया के पास। यानी कि इसका, इन तीनों का जितना ही पानी है इंडिया यूज कर सकता है। वो चाहे इस पानी को यहाँ ले जाए या फिर यहाँ ले जाए या फिर पाकिस्तान को दे या फिर यहाँ पे डैम बनाए, कुछ भी कर सकता है। बट जो वेस्टर्न रिवर्स है, कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चिनाब। जो 3 नदियां है ना, इसका 80% कंट्रोल मिला पाकिस्तान को और सिर्फ 20% कंट्रोल मिला इंडिया के पास। ध्यान रहे, सिर्फ 20% कंट्रोल यहाँ पर इंडिया को मिला था। बट छोटी सी कंडीशन थी कि इंडिया चाहे तो इस पर ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब आप समझो कि आप उस पानी को ना पीने के लिए यूज़ नहीं ले सकते। मैं आपको 20% मिला तो वेस्टर्न रिवर्स का, बट आप पीने के लिए यूज़ नहीं ले सकते। फिर कैसे यूज़ लेंगे? आप सिंपली बिजली उत्पादन के लिए वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिकल डैम बना सकते हो। इंडिया ने बनाई हुई है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपने नाम सुना होगा। कुल मिला के आप सारा ऐसा काम कर सकते हो जिससे पानी वेस्ट ना हो। आपको पता है बिजली उत्पादक वाले जितने भी डैम होते हैं, वो सिर्फ पानी घूमता रहता है और वापस पानी उसी नदी में चला जाता है। यानी पानी का यूज़ नहीं हो रहा, बट जो पानी का फ्लो है उसका यूज़ करके उसकी हेल्प से आप बिजली उत्पादन कर सकते हो। तो इंडिया को सिर्फ इतने राइट्स थे। सर और क्या था ट्रीटी में? वो ट्रीटी में ये था कि जो दोनों देश है ना, इंडिया और पाकिस्तान, उसमें जो भी पानी यूज़ करेंगे उसका डेटा शेयर करेंगे एक दूसरे को। भाई हमने इस साल इतना पानी यूज़ किया, इंडिया कहेगा कि हमने बिजली उत्पादन के लिए इतना पानी यूज़ किया। पूरा डेटा एक दूसरे को शेयर करना है। अगर मान लो कोई गड़बड़ हुई भी तो एक परमानेंट इंडस कमीशन भी है जो इस सारी बातों को देखेगा। ठीक है, इस ट्रीटी में कहा गया है कि 135 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फीट वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 33 मिलियन एकड़ फीट वाटर इंडिया यूज करेगा। जहाँ पर एक टर्म आ रही है MAF, एज ए फाइनेंस स्टूडेंट अपन समझ के चलते हैं। MAF मिलियन एकड़ फीट क्या होती है सर? आप समझो कि आपके पास 1 एकड़ जगह है। ठीक है, आपके पास 1 एकड़ जगह, आप 1 एकड़ सब जानते हो। उस 1 एकड़ जगह को आपने 1 फुट तक खोदा, तो आपको पता है खोदा तो एक गड्ढा बनेगा। तो उस गड्ढे में आप जितना पानी भर सकते हो उसे अपन कहते हैं AF यानी कि एकड़ फुट। यानी कि एक उस गड्ढे में जितना पानी आया उसे अपन कह देंगे इसमें 1 एकड़ फुट पानी है। ठीक है, अब इस गड्ढे की वजह से आप 10 लाख गड्ढे खोदोगे ना, और उसमें जितना पानी आएगा उसे अपन कहते हैं मिलियन एकड़ फुट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इतने गड्ढों में जितना पानी आएगा उसे अपन कहते हैं मिलियन एकड़ फुट।
तो यहाँ पर साफ साफ था कि 135 mf पानी तो पाकिस्तान यूज करेगा और 33 mf पानी इंडिया यूज करेगा। शॉर्ट में आप और समझो, सिंपल सी बात है कि जो इस पूरी ट्रीटी है उसमें ये लिख रखा है, वन वर्ड में आप समझो कि 80% वाटर कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान, ठीक है, और सिर्फ 20% इसका वाटर यूज कर सकता है इंडिया। ओके, सिर्फ इतना समझता था आपको। अब आपको लग रहा है कि सर साइन किए तो ठीक है, साइन कर दिया, बट कौन सा स्ट्रिक्ट रूल है? हम चाहें तो पानी दें या नहीं दें, 80% पानी वो यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज करने दें? तो देखो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का रोल कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। आप समझो 20 का रोल जो किसने प्ले किया हुआ, वर्ल्ड बैंक ने प्ले किया है। अगर कोई देश इस रूल को, इस ट्रीटी को तोड़ता है ना, तो वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल लेवल पे लीगल और डिप्लोमेटिक एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ। तो मैंने आपको बताया था, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सब देशों ने पैसा दिया था पाकिस्तान को न्यू कैनल्स बनाने के लिए। तो अगर इंडिया या पाकिस्तान इसे तोड़ते हैं ना, तो ये देश भी प्रेशर डाल सकते हैं। और आप खुद सोचो, ये ट्रीटी क्यों बनाई गई थी? सिंपल सी बात है, ये ट्रीटी इसलिए बनाई गई थी कि ताकि वॉर ना हो। तो अगर कोई देश इस ट्रीटी को तोड़ता है ना, तो आप ये बात तैयार हो कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी रहे, कि इस बात का डर उसे रहेगा। कुल मिला के कोई भी इस संधि को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर तोड़ा तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसकी इमेज खराब होगी। वर्ल्ड बैंक के जितने भी देश है जिसमें उसमें पार्टिसिपेंट है, वो उस देश को जो है बिजनेस नहीं करने देंगे, उसकी जो इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो कोई भी इसको तोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको एक लार्ज स्केल पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप खुद समझो ना, इस ट्रीटी का कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। 1965 का वॉर हो गया, 1971 का वॉर हो गया, 1999 का करगिल वॉर हो गया। दोनों देशों के बीच इतने बड़े वॉर हुए, बट आज तक जो ये ट्रीटी है वो टूटी नहीं। यानी आप समझ सकते हो बड़ा रोल है इस ट्रीटी का। बट आज ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रीटी टूट चुकी है? आज जाहिर सी बात है, पाकिस्तान चाहे वो डिनाई कर रहा हो कि सर हम इसमें पार्ट नहीं है, हमने नहीं किया ऐसा कुछ, बट हम सबको पता है टीआरएफ ने ये किया है, जो कि लश्कर तैयबा का एक अफ्रंट है। और हम सबको पता है लश्कर तैयबा को पाकिस्तान सपोर्ट करता है पूरी की पूरी तरीके से। उसकी आर्मी सपोर्ट करती है, उसकी जितनी भी एजेंसियाँ है सब उसको सपोर्ट करती है। यानी कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और जो पहलगाम वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, अब इंडिया चुप नहीं बैठेगा, उसे मंजूर है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारी इकोनॉमी डाउन जाती है तो जाने दो, वो क्या एक्शन लेंगे, वर्ल्ड बैंक क्या एक्शन लेगा वो बाद में देखेंगे। बट अभी के टाइम हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि पाकिस्तान भूखा मरना चाहिए, और मरना भी चाहिए सर। उनका कोई ईमान नहीं है, वो मासूम लोग जो सिर्फ घूमने गए थे अपनी फैमिलीज के साथ, उनको मारना कहाँ तक का है वो है, आप समझो। आप दुश्मनी हर तरीके से होती है। आप बॉर्डर पे आओ, आप वॉर करो, वहां पर देखो आपको जो करना है। बट ये क्या सोल्यूशन हुआ? 42 टेररिस्ट कैंप है पीओके में, आप समझो कितना बड़ा नंबर 42। आपको पता हो कि 2016 में उरी अटैक के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, यानी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तब इंडिया ने एक बार रिव्यू करने का सोचा था इस ट्रीटी का, बट हुआ नहीं। बट आज जो है इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी विचार किया और डायरेक्ट जो है ये ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया। मेरे वर्ड्स पर गौर करना, सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया। डिफरेंस क्या होता है सस्पेंड करने में और कैंसिल करने में? कैसे इस पर पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, मैंने कहा कि सस्पेंड किया है। सस्पेंड वर्ड का मतलब है कि जब तक पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांग लेता, या फिर पाकिस्तान साफ साफ नहीं कह देता कि आगे से ऐसे हमले नहीं होंगे, या फिर जब तक हमें सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आगे से ऐसे हमले नहीं होंगे, तब तक इसे अपन सस्पेंड रखेंगे। अब सेकंड वर्ड पर और गौर करना कि सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ये इस पर जो है एक्शन हो जाएगा, या फिर कल से ही पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, नहीं। आप देखो हमने क्या किया है, इस पानी को रोका है। तो आप समझना थोड़ा, हमने इस पानी को रोका है। अब ये पानी ना अचानक से जो है रुकना नहीं, बंद होगा। आपको पता है पानी ये फ्लो करता रहता है, वो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। इंडिया को यहाँ पर डैम बनाने होंगे, पानी को यहाँ पर कैनल बनानी होगी, पानी को डाइवर्ट करना होगा, जिसमें कुछ टाइम लग सकता है। मे बी 6 मंथ, मे बी ईयर, या फिर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आप जानते हो कितना टाइम लगता है, बट कुछ टाइम लग सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान को इससे नुकसान होने वाला है, और ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से जानता है। नुकसान क्या होने वाला है? एक तो आप मैप में देख सकते हो कि आप समझो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ना इंडस वाटर ट्रीटी एक लाइफलाइन है। ये देखो यहाँ पर जो रिवर्स जा रही है ना, इसका 93% पानी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। पाकिस्तान की 80% फार्मिंग इंडस सिस्टम पर डिपेंड करती है। आप समझो कि 100 में से 80 किसान पाकिस्तान के सिंधु नदी की सहायक नदियों पर डिपेंड है आज भी। आप सोच रहे हो कि सर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इससे कौन सा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा? आप इसे छोटा मोटा मत समझो। पाकिस्तान की जीडीपी का 21% हिस्सा आता है एग्रीकल्चर से, और पाकिस्तान की 45% पॉपुलेशन जो है इस पर रोजी रोटी है, उस पर डिपेंड है।
और ये तो बात थी गरीब किसानों की। जो बड़े लोग हैं, जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके लिए बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों? रावी रावी के किनारे बसा हुआ है लाहौर। अगर रावी में पानी नहीं जाएगा तो लाहौर के किनारे बहने वाली रावी, दिल्ली की जो यमुना है ना, उससे भी खराब है रावी। उसकी इतनी गंदी हालत कर रखी है इन्होंने। तो रावी में पानी नहीं जाएगा तो लाहौर पूरा प्यासा मर जाएगा। सिंधु नदी में पानी नहीं जाएगा तो कराची पूरी प्यासी मर जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी सिटीज पानी के लिए इस पर डिपेंड है। ये देखो लाहौर की रावी नदी है, ये देखो कराची की सिंधु नदी है, पूरा पानी इस पर डिपेंड है। बट अब बात है मेन क्वेश्चन पर। एज ए फाइनेंस स्टूडेंट हम जो जिस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं उस पर आते हैं कि सर इससे पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर जो क्राइसिस उस पर बात करते हैं। अगर इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का पानी डाइवर्ट कर देता है या फिर स्टोर कर लेता है तो पाकिस्तान के 16 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है ना, वो खतरे में पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? गेहूं, चावल, कपास सबकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अगर उनको पानी नहीं मिला तो उनकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम हुई तो आप सब समझते हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो आप, उनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पाकिस्तान की 21% जीडीपी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, पावर क्राइसिस। देखो, पाकिस्तान के 25% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंडस के जो डैम्स है ना, तरबेला और मंगला, उन पर डिपेंड है। मैं आपको पहले दोनों डैम दिखाता हूँ मैप पर, कि देखो इंडस रिवर पर है, ठीक है। कहाँ पर, आप इसकी लोकेशन देखो। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की कैपिटल है, और रावलपिंडी पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर एक डैम है। इस डैम से पूरी इस्लामाबाद को बिजली सप्लाई होती है। आप समझो कि अगर इंडिया ने इंडस का पानी रोक लिया ना, तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को बिजली की किल्लत हो सकती है। साथ ही साथ उनको पानी की भी कमी हो सकती है। एक और डैम है, आपने नाम सुना होगा, मंगला डैम। मंगला, उसके पास एक गांव, उसके नाम पर डैम का नाम पड़ा है। मंगला डैम इंडिया पाक बॉर्डर पर पड़ता है, बट ये पीओके में है। ये झेलम रिवर पर आता है, ओके। और कोई छोटा मोटा डैम नहीं है। वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट डैम है, तो इसे आप छोटा मोटा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पानी सेव कर लेता है। तो सपोज अगर इंडिया ने झेलम का पानी रोक दिया तो इस डैम में वाटर सप्लाई कैसे होगी? और अगर वाटर सप्लाई नहीं हुई तो फिर ये बिजली का उत्पादन कैसे करेगा? और इसका आप अब लोकेशन समझो, जिसकी आपको नॉर्मल नहीं है। ये लाहौर से सिर्फ कुछ ही दूर है। यानी कि लाहौर में एक तो पानी, आप समझो कि लाहौर में पानी यहीं से जाता है। दूसरा, जो बिजली लाहौर को जा रही है उसका मोटा हिस्सा इसी डैम से जा रहा है। यानी कि आप समझो कि 25% अगर हमने ये लगा दिया तो इन पाकिस्तान पर 25% जो है पावर कट हो सकती है। बड़ा नंबर है, यानी कि पावर क्राइसिस आ सकता है। थर्ड, सॉरी मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट की पिक लगाना भूल गया, बट मैं आपको लाइव समझाता हूँ स्क्रीन पर, रुको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। आप कल देखो, ये 2200 पॉइंट डाउन आया है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि इस बात से वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, इस फैसले के बाद काफ़ी डाउन जा सकती है। जितने भी जो इन्वेस्टर है ये भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अनपढ़ है नहीं। अब जब हमने सिर्फ ये ऐलान किया है कि हम इसे सस्पेंड करने वाले हैं, आपको पता है पानी अभी के अभी रुका तो है नहीं। पाकिस्तान इसे स्टोर कर सकता है, अभी तो वो करेगा ही। बट फिर भी लॉन्ग टर्म का प्लान है, लेकिन इसके इम्पैक्ट आज से आने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हो पाकिस्तान का मार्केट डाउन गया है। इट मीन्स इन्वेस्टर में डर का माहौल है। उनको लग रहा है कि टीटी के सस्पेंशन से जो इकोनॉमी है वो डाउन जा सकती है। और इतना ही नहीं, आप नॉर्मल मत समझो। पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान की जीडीपी है ना, वो 20 से लेकर 25% तक डाउन जा सकती है। आप सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। फोर्थ इम्पैक्ट जो कि पाकिस्तान को हो सकता है वो है ट्रेड लॉस का। समझाता हूँ कैसे। जो अटारी वाघा बॉर्डर है ना, जो कि इंडिया ने क्लोज किया है, उस पर लास्ट ईयर 4000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। इंडिया के लिए 4000 करोड़ एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट पाकिस्तान के लिए 4000 करोड़ एक बड़ा नंबर है। अब जैसे ही रूट क्लोज हो गया ना, जितने भी ट्रेड हो रहे थे, जितने भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, जो भी स्मॉल बिजनेस थे पाकिस्तान के, उनको नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में ना इंडिया की सब्जियां काफ़ी बिकती है। तो आप सबको पता है कि अगर हमारे यहाँ टमाटर की पैदावार एक बार कम हो जाती है ना, तो उनके जो प्राइस है कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप समझो अब पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। उनका प्रोडक्शन जहाँ से उनको आने की उम्मीद थी वो तो क्लोज हो चुका है। तो जो आम कीमतें हैं, जो कि डेली रोजमर्रा की आप कह सकते हो सब्जी की, वो उछाल मारेगी। और अगर उन पर इम्पैक्ट आए तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, तो उस पर दोहरा इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो वो खाने की कुछ चीज़ें खरीद नहीं पा रहा, ठीक है। दूसरा, पानी उसके पास बचेगा नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है पाकिस्तान को।
फिफ्थ इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कि बड़े लोगों के लिए हो सकता है। सार्क विद आप सबने सुना होगा, जितनी भी सार्क की कंट्रीज है वो एक दूसरे के यहाँ जा सकती है। हालांकि सब लोग नहीं जा सकते, कुछ बड़े लोग ही जा सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गए या फिर कुछ जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो जा सकते हैं। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पाक में तो ये पहले से कम था कि लिमिटेड लोग जा सकते हैं। बट अब सार्क वीज़ा कैंसिल होने के बाद जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, जो भी मेडिकल पेशेंट्स है जो कि इंडिया आते थे, अब वो नहीं आ सकते। जब भी इंडिया आके आप देखते हो ना, इंडिया में गाने गा रहे थे, ठीक है, इंडिया में इवेंट को प्रमोट कर रहे थे, अब वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर वीज़ा कैंसिलेशन लग चुका है। एक मैंने न्यूज़ आपको स्टार्टिंग में सुनाई कि जितने भी पाकिस्तानी अभी है 24 हॉर्स के अंदर आप इंडिया खाली करो। आपको नहीं पता बट इंडिया में ना पाकिस्तान के काफ़ी लोग आते हैं खुद को ठीक करने के लिए, यानी कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब उन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ आप सोच नहीं सकते। तो भारत के सिर्फ एक फैसले से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है आप सब जान चुके हो। पाकिस्तान की जीडीपी ओवरऑल 20 से लेकर 25% तक डाउन जा सकती है। बट पाकिस्तान यहाँ चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान ने जवाब दिया है हमें, और जवाब दिया है एक मुर्गी की तरह, गुस्से वाला जवाब दिया है। आप देखो, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, आतंकवादियों को उसने पनाह दी, ये तो भी टेररिस्ट अटैक उनको करवा रहा है। यहाँ तक ही नहीं, पाकिस्तान के आम लोगों पर भी कई बार टेररिस्ट अटैक हुए हैं, बट पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। यहाँ पर भी इंडिया ने इतने एक्शन लिए ना, तो पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, सिर्फ नाम मात्र की। जो हमने किया उसका कॉपी पेस्ट किया है सिर्फ उसने। क्या किया है? सबसे पहले तो एयर स्पेस बंद कर दिया है इंडियन एयरलाइंस के लिए। आप सब समझते हो एयर स्पेस यानी अब इंडिया के जितने भी एयरलाइंस है वो अब पाकिस्तान का जो फ्लाई जोन है उसके ऊपर से नहीं जा सकेंगे। अब एज ए इंडियन अगर मैं बात करूँ इससे हमें इम्पैक्ट होगा या नहीं, तो मैं बताऊँ इम्पैक्ट होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। देखो इम्पैक्ट क्या होगा। देखो इसमें कहा गया है कि जितने भी इंडियन रजिस्टर्ड या फिर इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस है ना, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से अब नहीं जा सकते। यानी कि एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, आकाश एयर हो गया, ये सारी एयरलाइंस अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं जा सकती। बट जो बाकी जितनी फ्लाइट्स है ना, जो कि मान लो कोई अमेरिका की फ्लाइट है जो कि अमेरिका से दिल्ली आ रही है, वो आसानी से जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो मान लो कोई एक सिनेरियो समझो आप, एक कतर एयरलाइंस की एक फ्लाइट है जो कि इंडिया से दोहा जा रही है, तो उसका प्राइस है 20,000, ठीक है। बट सेम फ्लाइट जो कि इंडिया से कतर जा रही है, वो इंडिगो की है, फिर कोई भी इंडियन कंपनी, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या फिर आकाश एयर की है, वो अगर इंडिया से सॉरी दिल्ली से अगर वो दोहा जा रही है, तो उसका फ्लाइट तो चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा आप समझो। जो कतर एयरलाइंस की फ्लाइट है वो तो नॉर्मल रूट से आ रही है, उसको बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, मोस्टली रुकना नहीं पड़ेगा। बट जो इंडियन एयरलाइंस है वो थोड़ा घुमा के जाएगी ना, तो हो सकता है उसे बीच में कहीं रुकना पड़े, उसका रूट भी लंबा हो चुका है, तो जो फेयर है वो थोड़ा बढ़ेगा, इससे हम सब जानते हैं। बट कोई नहीं, 1000-2000 का में नुकसान हो जाएगा, हम सह लेंगे। बट पाकिस्तान को लगता है उसने बड़ा रिस्पॉन्स बैक किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, जो कि 1972 में हुआ था इंडिया में, उसे पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। और उसने क्या किया, हमने जो वाघा बॉर्डर क्लोज किया था ना, पाकिस्तान ने दूसरी साइड से उसको क्लोज कर दिया। तो बताओ इससे हमें क्या नुकसान हुआ? हम तो ऑलरेडी इसको क्लोज कर रहे हैं ना। नुकसान पाकिस्तान को ही है, और हम तो ओपन भी नहीं कर रहे। नुकसान पाकिस्तान को ही है। अब वो उसकी जो सब्जियां कहाँ से आएगी, ट्रेड कहाँ से होगा? 4000 करोड़ का आपका लास्ट ईयर बिजनेस हुआ था, अब वो कहाँ से होगा? इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है। और अगर अपन करंट की डील की बात करें, तो पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया अरेबियन सी में। अभी क्योंकि आप सब जानते हो वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। 24 को ही उसने 100 क्यों किया, आप खुद समझते हो। देखो, पहले पाकिस्तान ने कहा कि जितनी भी इंडियन एयरलाइंस है वो पाकिस्तान एयर स्पेस को यूज़ नहीं करेगी, तो आपको पता वो कहाँ से जाएगी फिर? वो अरेबियन सी को यूज़ करके जाएगी यहाँ से। बट इसी एरिया में पाकिस्तान ने मिसाइल का टेस्ट भी किया है। तो वो दिखाना जा रहा है कि हमारे पास ताकत है। यानी कि पाकिस्तान एक वॉर की तरह एक्ट कर रहा है, पाकिस्तान चाहता है कि लड़ाई हो। यहाँ पे देखो गलती किसकी है? गलती भी पाकिस्तान की, उसने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को फैलाया, वो ये आके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे आम लोगों को मार रहे हैं। देन पाकिस्तान को यहाँ पर गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। वहाँ के जो आम लोग हैं उनको बीच में आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हमारी गलती है, हमारी गवर्नमेंट से गलती हुई है, हम हमारे लोग हम आपके साथ खड़े हैं, उनको बोलना चाहिए। बट इसके अपोजिट पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, वो एयर स्पेस क्लोज कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम तो जो थे वो थे, हमने गलती की वो की, हमने आगे भी करेंगे। बट तुमने जो एक्शन लिया वो मुझ पर री अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बट आपको पता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया को इससे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं आपको कह के चलूँ कि अगर कोई बोल देना इंडिया की इकोनॉमी को इससे 0.2% भी इम्पैक्ट होगा, तो वो भी गलत है। इंडिया को कहीं भी इससे इम्पैक्ट नहीं होने वाला।
अब एज ए फाइनेंस स्टूडेंट अपन इस सिनेरियो की बात करते हैं कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान अगला एक्शन क्या लेगा या फिर पाकिस्तान अब क्या कर सकता है। देखो, हम सबको पता है कि 1960 में इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी, उसके तहत हम पानी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ 20% यूज़ करेंगे, बट इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान लॉ की तरफ बढ़ेगा, वो यूएन की तरफ जाएगा, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएगा, बट जाने दो ना। अमेरिका हमारी साइड है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो हमारी साइड है, रसिया हमारी साइड है, मोस्टली जो अरेबियन कंट्रीज़ है वो भी इंडिया का साथ देती है। सिर्फ पाकिस्तान जिसके बलबूते पर खड़ा है ना, वो है चाइना। पाकिस्तान सिर्फ चाइना को साथ मानता है। तो अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता भी है तो उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि गलती उसकी है। सबको पता है कि टेररिज्म को बढ़ावा कौन दे रहा है और इंडिया के पास सॉलिड प्रूफ है। तो यहाँ पर इंडिया को टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। सेकंड, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो मिलिट्री वॉर शुरू कर सकता है। सर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है और वो अपने जो बॉर्डर है वहाँ पर मिलिट्री को ज़्यादा एक्टिव करेगा। उससे लग सकता है कि वॉर होने वाली है। जैसे हमने पुलवामा के टाइम किया था, उरी के टाइम किया था, एयर स्ट्राइक किया था एक बार, एक टाइम हमने ज़मीन के अंदर घुस के आतंकवादियों को मार गिराया था। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है, बट इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन आर्मी का एक रूल है कि हर बार बदलाव एक नए तरीके से लेते हैं। पिछली बार हमने दिखा दिया है कि हम किससे कम नहीं है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हम माइंड से काम लेते हैं, हम ऐसे रिएक्ट नहीं करते तुरंत की तुरंत। और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखो, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है। रोको, किसने मना किया है? आज की आज रोको, हमें कोई नीड नहीं आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। बट पाकिस्तान जो उसके सहयोगी देश है, पाकिस्तान का एक ही सहयोगी देश है, अपन सब जानते हैं, चाइना। चाइना को बोल सकता है कि यार आपके जो आइटम इस पर ड्यूटी बढ़ा दो। हो सकता है चाइना मान भी जाए, क्योंकि चाइना को पता है पाकिस्तान हमारा एक बेटा है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर चाइना का बड़ा रोल आता है। आपको पता है चाइना अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकता है और इंडिया से ट्रेड और एनर्जी लिंक्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन एक बात हमें पता है कि अगर चाइना ऐसा कोई एक्शन लेता है ना, तो लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान चाइना को भी है, क्योंकि बड़ा मार्केट है इंडिया का चाइना में। खैर, चाइना क्या एक्शन लेगा वो देखा जाएगा, बट एक हमें जो डर रहने की चिंता है वो सिर्फ एक है। क्या चिंता है? हमने क्या किया था, इंडस रिवर ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया हमने। बट इससे देखो, एक नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, आप सबको पता होगा, यहाँ से एक नदी आती है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो चाइना है ना, उसने इस रिवर पे एक डैम बनाया है जिसका नाम है जांगमू डैम। अब आपको लग रहा है कि नॉर्मल डैम ही तो बना है, इससे हमें क्या नुकसान है, बट आप समझो 2015 में ये डैम स्टार्ट हुआ था और चाइना ने कहा है कि ये सिर्फ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। बट ऐसा है भी, ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा है नहीं। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेके चलते हैं और गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि चाइना देता है पाकिस्तान का साथ। ऐसे तिब्बत वाले एरिया में है, बट तिब्बत को तो चाइना ने अपने कंट्रोल में कर रखा है ना। तो चाइना गवर्नमेंट देती है हमेशा पाकिस्तान का साथ। अगर हम यहाँ से अगर कभी इस पानी को रोकते हैं, तो चाइना अगर इस पानी को रोक लेता है, तो यहाँ पर जो है अपना नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया पूरा है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक जोन नहीं है। ये सारा का सारा एरिया भी ना एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो अगर यहाँ से अगर चाइना ने इस डैम को रोक लिया, या फिर आप समझो कि एक बार पानी को स्टोर कर लिया, फिर अचानक से पानी को छोड़ दिया, तो इस पूरे एरिया में वैसे ही बाढ़ आती रहती है, आप सबको पता, आपने सुना होगा। और ज़्यादा भयंकर बाढ़ आ सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया के लिए। तो एक हमें इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इंडिया को ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। बट अब जान लेते हैं कि ये जो ट्रीटी हमने तोड़ी है ना, इससे पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही, क्या इंडिया को इससे नुकसान होगा? तो शॉर्ट आंसर तो मैं आपको दे दूंगा, बट आपको जल्दी समझाता हूँ। अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, इंडिया को कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? ये पानी पहले यहाँ जा रहा था, अब वो पानी आएगा इस एरिया में, राजस्थान में आएगा जहाँ ऑलरेडी इतना सूखा है, हरियाणा में जाएगा, यूपी में जाएगा। हाँ, यानी कि हमारे इंडिया में फ्लो होगा। और आपको पता है पानी अगर ज़्यादा जाएगा तो एग्रीकल्चर हमारा बूस्ट होगा। एग्रीकल्चर अगर बूस्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी में अपना योगदान ही दे रहा है। दूसरा, हाइड्रो पावर ग्रोथ। वेस्टर्न रिवर्स पर डैम जैसे कि किशनगंगा और रैतले को एक्सपेंड करने से इंडिया की जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है ना, वो 2 से लेकर 3 गीगावाट तक बढ़ सकती है। यानी कि इंडिया को फायदा ही होने वाला है, नुकसान कहीं नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया ना पानी के मामले में कहीं भी इंडस पर डिपेंड तो नहीं था, ना पहले था ना अब है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया के पास अपने सोर्स है ना। गंगा हमारे पास, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमारे पास गोदावरी है, हमारे पास कावेरी है, हमारे पास यमुना है, काफ़ी सारी नदियाँ हमारे पास। तो इंडिया के पास ऑलरेडी नदियाँ हैं। इंडिया को इससे कहीं कोई इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पर हम मेरा क्वेश्चन है मोदी गवर्नमेंट से।
मुझे नहीं पता आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, बट आज क्वेश्चन बनता है मोदी गवर्नमेंट से, आप क्राइम हो जाने के बाद अच्छा एक्शन लेते हो। मान लिया आपने पुलवामा में अच्छा किया, मान लिया आपने उरी में अच्छा बदला लिया, पर जो लोग शहीद हुए उनकी क्या गलती थी? आपकी जो एजेंसीज थी वो पहले काम क्यों नहीं कर पाई? द सेकंड क्वेश्चन इज, यार कश्मीर में सिर्फ 3 जगह है ना जहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। 2 जगह आपकी सिक्योरिटी अच्छी थी, न्यूज़ पे आई थी गुलमर्ग में सिक्योरिटी है, श्रीनगर में सिक्योरिटी है, बट पहलगाम में क्यों नहीं है? और इस बार तो आपके पास डाटा था कि इस बार सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहलगाम में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं थी? ये जानकर कि वो एरिया कितना क्रिटिकल है, 370 हटाने के बाद उस एरिया में ग्रो हो रहा था, मैं मानता हूँ ग्रो हो रहा था, बट आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? अगर वहाँ पर सिक्योरिटी होती तो वहाँ पर कोई जाने से पहले सोचता, एक बार डरता तो सही कि वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पर मैं ब्लास्ट ना करूँ, कुछ उसके माइंड में तो होता, बट ऐसी सिक्योरिटी क्यों थी? चूक कहाँ हुई? अभी जो नॉर्मल लोग थे उनकी क्या गलती थी जो मारे गए? सो प्लीज़ आपसे एक क्वेश्चन बनता है और आपको इसका जवाब पब्लिक को देना होगा, और आई होप आप अच्छा एक्शन लोगे। गवर्नमेंट कोई भी हो, आपको भी गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है आपके लिए। बट जो भी लोग शहीद हुए हैं, इस बारे में क्या तो मैं बोलूँ, वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए। आप समझो, एक नॉर्मल, अभी भी शादी हुई थी इनकी, कुछ दिन पहले सिर्फ़ शादी हुई थी, लेफ्टिनेंट था वो। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी के पापा थे। सबकी एक फैमिली थी, सब अपनी लाइफ़ के हीरो थे। लाइफ़ के कुछ मोमेंट्स को एन्जॉय करने के लिए कहीं गए हुए थे। अचानक उनके सामने इतना बड़ा पहाड़ आया, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। आप समझो क्या बीत रही है उन लोगों के साथ। एक नॉर्मल लोकल हॉर्स राइडर सईद अली हुसैन, जो कि पहलगाम में जितने भी टूरिस्ट आते थे, उनको राइड कराता था। यार आप हिंदू-मुस्लिम कर रहे हो ना, बट इस आदमी ने अपनी जान दे दी, सिर्फ़ टूरिस्ट को बचाने के लिए। आई होप सरकार इस पर कुछ अच्छा एक्शन लेगी। खैर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे टॉपिक पर? आपको क्या इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली? प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।